हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम निबंध लेखन पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही देश के नवजागरण के काम में भाग लेना आरंभ कर दिया था और अपनी लेखनी, वाणी तथा संगठन शक्ति के सहारे देश की जनता के सभी वर्गों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1942 ईस्वी में जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय मौलाना आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी नए राष्ट्र को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संगठित करने के कार्य में उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। मौलाना आज़ाद उच्च वंश परंपरा के व्यक्ति थे। उनका जन्म सन 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पूर्वज शेख जमालुद्दीन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सम्मानित हो चुके थे। सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में जो दमनकारी वातावरण पैदा हो गया था, उसे देखते हुए अबुल कलाम के पिता मौलाना खैरुद्दीन भारत छोड़कर मक्का जा बसे थे। वहीं उन्होंने मदीना के प्रसिद्ध विद्वान शेख मोहम्मद जहूर की कन्या से विवाह किया था। इस प्रकार विद्याध्ययन अबुल कलाम आज़ाद को विरासत में मिली थी। मौलाना खैरुद्दीन धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें धर्मशास्त्र का अगाध ज्ञान था। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी थी। पश्चिमी एशिया के साथ साथ भारत में रहने वाले मुसलमानों में भी उनके अनेक अनुयायी थे। बालक अबुल कलाम के जन्म के कुछ वर्ष बाद मौलाना रेबरुद्दीन को एक दुर्घटना में चोट लग गई। जब हड्डी अच्छी तरह नहीं जुड़ सकी तो ये रेबरुद्दीन नहीं, ये खैरुद्दीन होगा। जब हड्डी अच्छी तरह से जुड़ ना सकी तो लोगों ने उन्हें कलकत्ता जाकर चिकित्सा कराने का परामर्श दिया। मौलाना कलकत्ता आ गए। अपने अनुयायियों के आग्रह पर वहीं रुक गए। कुछ समय बाद उन्होंने अबुल कलाम सहित अपने परिवार को भी भारत बुला लिया। अबुल कलाम के पिता आधुनिक शिक्षा को बहुत हानिकारक समझते थे। उनका विचार था कि इससे बालक धार्मिक विचारों से विमुख हो जाता है। अतः उन्होंने अबुल कलाम को स्वयं घर पर शिक्षा देना आरंभ किया। अबुल कलाम बड़े परिश्रमी और मेहनती छात्र थे। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही अध्ययन पूरा कर लिया। इसी उम्र में उन्होंने विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्कशास्त्र जैसे विषय पढ़ाकर अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी थी। उनकी सारी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई थी। इस बीच उन्हें सर सैयद अहमद खां के कुछ लेख पढ़ने को मिले। साथ साथ वे अंग्रेजी समर्थक विचारों के प्रबल विरोधी भी थे। ज्ञान के नए स्रोतों के संपर्क में आने पर अबुल कलाम के विचारों में संघर्ष आरंभ हुआ। परिवार में चली आ रही परंपरा से वे संतुष्ट नहीं थे। वे अपने परिवार की परंपरा और लालन पालन के आरंभिक संस्कारों से आज़ाद हो गए। उसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आज़ाद लगाने का निश्चय किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन गए। इन्होंने सन 1912 में यहाँ से आधुनिक ढंग की उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल प्रकाशित करना आरंभ किया। देश के वातावरण
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होता जा रहा था। देश का वातावरण ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होता जा रहा था। असहयोग आंदोलन जोर पकड़ता गया और अन्य नेताओं के साथ साथ मौलाना आज़ाद भी जेल में बंद कर दिए गए। सन 1922 में 35 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। मौलाना आज़ाद में पुराने और नए विचारों का अद्भुत सामंजस्य था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वे देश सेवा और इस्लाम धर्म की सेवा दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते थे। जब बहुत से व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के कुचक्र के शिकार बनकर सांप्रदायिक विचारों के पीछे भागने लगे थे, मौलाना आज़ाद ने सदा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा का समर्थन किया। वे वास्तव में भारत की मिलीजुली संस्कृति के सर्वोत्तम उदाहरण थे। 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हो गया। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.